कमिंग बेटा। तुम लोग कल कहाँ थे? तुम कल नहीं आए थे? कहाँ थे? दोनों लोग नहीं थे कल। ठीक है, तब बढ़िया है, एंट्रोपी उड़ गया, तबीयत नहीं ठीक थी, एंट्रोपी गया। अब तो हमारा तो लेक्चर 2 ही दिन से हो रहा है, हम कैसे बताएंगे? इधर कल हमने फिर से, मैं एक बार रिवाइज कराती थी, बोल देती हूँ। डेल्टा एस पॉजिटिव, आ जाइए आ जाइए। अब कोई कमी ना बोले, फटाफट आता जाए। डेल्टा एस पॉजिटिव, डेल्टा एस नेगेटिव और डेल्टा एस जीरो। पॉजिटिव सिस्टम के लिए तो क्या था? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। नेगेटिव तो जो मैं बोल रही हूँ वो क्वेश्चन है डायरेक्ट, ठीक है। नेगेटिव है अगर सिस्टम की एंट्रोपी चेंज तो नॉन स्पॉन्टेनियस, या इसी को बोलते हैं नॉन फिजिबल। क्या बोलते हैं? तीसरा और क्या बताया था हमने? जीरो, मतलब इक्विलिब्रियम। क्या था? उसके बाद मैंने लास्ट में आपको गिब्स एनर्जी का इंट्रो दिया था, ये इक्वेशन लिख के छोड़ दिया था ना। इस इक्वेशन में मैंने क्या बात बताई थी? मैंने कहा था इस पे डिटेल स्टडी हम लोग आज करेंगे। एक बात लेकिन हम बता के गए थे कि अगर डेल्टा जी क्या है? पॉजिटिव, और डेल्टा जी नेगेटिव, और डेल्टा जी जीरो, ये हम बता के गए थे ना। डेल्टा जी पॉजिटिव तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस, अगर कैसा है ये इधर नेगेटिव तो ये स्पॉन्टेनियस, ये क्या है? इक्विलिब्रियम। सही। जो लोग कल थे नहीं थे, लेक्चर एक बार देख लेंगे, ठीक, कल क्योंकि इंपॉर्टेंट था वो भी, एंट्रोपी। अब बात कर लेते हैं, आज हम थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे इधर। डेल्टा जी, ठीक, डेल्टा जी कल मैंने बताया था गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होता है। अब यहाँ पे तुम्हें कुछ कंडीशन दी जाएगी और क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक। कंडीशन कैसे? अगर कह दे कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, एक क्वेश्चन फ्रेम कर दे और कह दे कि आप बताइए कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, तो देखो ये यही नहीं बनता है। इसके बाद इसको पढ़ना है आपको इक्विलिब्रियम चैप्टर में। ध्यान से सुन लीजिए, हम बता दे रहे हैं कि डेल्टा जी कहाँ कहाँ आएगा। कहाँ कहाँ आएगा? इक्विलिब्रियम एक चैप्टर है, वहां भी आएगा। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आएगा। आ रही बात समझ में? ये 2 जगह तो आपको देखना ही देखना है, ये 2 जगह दिखेगा। हम केवल बात कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक की। किसकी बात कर रहे हैं? जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तब हम इसकी चर्चा उसके रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक। अभी केवल थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस पे। तो देखिए, हमको बस हम इस पे फोकस करेंगे कि हमको कराना है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। क्या कराना है भाई? अगर नेगेटिव आ जाएगा तो स्पॉन्टेनियस, हम उसको करा के देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे इस इक्वेशन को पढ़ो और ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकता है। तो जरा ध्यान से सुनना, पहले इंपॉर्टेंट। पहला केस हम यहाँ लिख रहे हैं, केस यहाँ से बना दे रहे हैं हम, केस 1, ठीक। केस 1 कि अगर आपका डेल्टा एच क्या है? नेगेटिव। सोचो डेल्टा एच क्या है? आप लोग के समझने के लिए मैं एग्जांपल लेकर के यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। मान लेती हूँ -10, आ जाओ, जूल पर मोल। क्या मान लिया हमने? एग्जांपल लेके हमने ये मान लिया कि जो हमारा डेल्टा एच है वो नेगेटिव है, तो कितना मान लिया हमने? -10 जूल पर मोल, ठीक। दूसरा, आपका जो डेल्टा एस पॉजिटिव है, ध्यान सुनिएगा, डेल्टा एस क्या होना चाहिए? और कल मैंने आपको ऐसे ही पढ़ाया था बेटा कि अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है तो रिएक्शन कैसी होगी? स्पॉन्टेनियस। पढ़ाया था ना हमने। मान लेते हैं, इधर देखो, मान लेते हैं ये है हमारा 5 जूल पर केल्विन। कितना है? कुछ नंबर देखना है बस आपको। ये कितना है? प्लस का है कि नहीं? और ये किसका है? माइनस का है, सही। इस इक्वेशन पे अप्लाई करो तो देखो डेल्टा जी कितना आएगा तुम्हारा? डेल्टा एच हमने कितना लिया है? -10 लिया ना। माइनस टी को छोड़ देते, टी मान लेते हैं 1 डिग्री या 1 केल्विन मान लेते हैं, हम 1 केल्विन मान लेते हैं, इनटू डेल्टा एच कितना लिया आपने? 5 लिया कि नहीं लिया? अब बताइए क्या आया आंसर? -10 और -5 कितना आ गया? -15 आया कि नहीं आया? तो डेल्टा जी कैसा आया? देखो नेगेटिव आया। इधर सुन लीजिए, ऐसी रिएक्शंस क्या होती हैं? स्पॉन्टेनियस। और अब आपसे अगर स्पॉन्टेनिटी पूछे तो आप पूरे चैप्टर को भूल जाइएगा, आप खाली इसी इक्वेशन का यूज करिएगा, आपका 99% आंसर सही होगा। अगर क्वेश्चन पूछता है कि स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, तो आप 99% वो जानना चाहता है कि आपको ये इक्वेशन आती है कि नहीं आती, क्योंकि आपको पता है डेल्टा एस
अभी कहीं कहीं पे इनवैलिड हो जाएगा, अभी हम दिखाते हैं कैसे इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। यही इसका फेल्योर था। जैसे हमने कल पढ़ा कि डेल्टा एस अगर पॉजिटिव है सिस्टम का तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, लेकिन अभी तुम देखना कुछ ऐसा केस आएगा जिसमें डेल्टा एस पॉजिटिव है फिर भी वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होती है, तो कहीं कहीं फेल हो जाती बात। आपको स्पॉन्टेनिटी चेक करने के लिए क्या चेक करना पड़ेगा, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। अगर नेगेटिव तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, अगर पॉजिटिव तो। अब देखो पहला केस बना, पहला केस क्या बना, यानी डेल्टा एच क्या होना चाहिए, नेगेटिव, और उसके साथ साथ डेल्टा एस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। सही, ये किसी भी टेम्परेचर पे हो, किसी भी मतलब समझते हो, ऑल टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर हो। मेरी बात सुनो, तुम 0 डिग्री भी रख के देख लेना, जैसे तुम 0 रखोगे मान लो, तो 0 से 0 मान लेते हैं, केल्विन मान लेते हैं, कैंसिल हो जाएगा, तब भी ये माइनस वाला बचा रहेगा कि नहीं बचा रहेगा। जैसे देखो अगर हम यहाँ पे 0 केल्विन रख दें तो ये टर्म 0 से मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लेकिन ये तब भी -10 आएगा। तो डेल्टा जी कैसा आया, नेगेटिव ही तो आया। नेगेटिव देखना है, नंबर ना देखो, क्या देखना है, नेगेटिव आया कि नहीं आया। तो किसी भी टेम्परेचर पे, मतलब ऑल टेम्परेचर, क्या बोला हमने, ऑल टेम्परेचर पे अगर आपका डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव, और डेल्टा एस क्या है आपका, पॉजिटिव, तो वो रिएक्शन कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस। क्या होती है, क्यों, क्योंकि उनका डेल्टा जी कैसा होता है, नेगेटिव। चलिए लिखिए फटाक से, पहले ये इक्वेशन लिखिए, लिखिए फटाक से ये इक्वेशन पहले। ये हमने इसीलिए आज तुम लोग के लिए नंबर लेकर के एग्जांपल बताया, क्योंकि तुम लोग को ऐसे मैं लिखती हूँ ना नेगेटिव पॉजिटिव, तो तुम लोग का ऊपर निकल जाता है सब, कुछ लोग का, ठीक है। बायो वाले बेचारे यही सोच के पढ़ते हैं कि मैथ लेनी नहीं है, और पता चलता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है भरी पड़ी है। लिखिए वो इक्वेशन, लिख लिया, वहां पे लिखिए इस इक्वेशन, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, जल्दी लिखिए, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, लिख लीजिए, हम इसलिए शब्द बोल दे रहे हैं। इसको लिखिए एंथैल्पी चेंज, ये सब पढ़ा चुके हैं हम, एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज। टी आपका टेम्परेचर, लिखिए टी क्या है। आपको अगर कोई इक्वेशन है और उसके टर्म्स ही नहीं आते तो दिक्कत होगी, और क्वेश्चन में ग्रामर नहीं पढ़ना, मैं फिर बता दे रही हूँ, केमिस्ट्री फिजिक्स में कभी भी अंग्रेजी ग्रामर नहीं पढ़ना होता है। शब्द देखिए क्या दिया है, पटाक पटाक रख दीजिए, बस काम खत्म। और डेल्टा एस क्या है, एंट्रोपी चेंज, लिखिए एंट्रोपी चेंज। और यहाँ पे एंट्रोपी चेंज किसकी होगी, रिएक्शन की, मतलब सिस्टम की, एंट्रोपी चेंज, ठीक, लिख लिया सबने। अब नीचे पहले ये केस लिखिए कि डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी अगर क्या है, नेगेटिव, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी अगर 0 है तो क्या है, इक्विलिब्रियम। ये क्वेश्चन शायद 2016 की 13 में डायरेक्ट पूछा गया है कि इक्विलिब्रियम पे गिव्स फ्री एनर्जी चेंज क्या होता है, 0। ये डायरेक्ट पूछा, स्टेटमेंट लिखा था। और जो लोग पेपर कर रहे होंगे उन्हें आइडिया लग रहा हो कि मैं कितना कुछ बता दे रही हूँ पेपर का, 2-4% छोड़ करके आपका ऑलमोस्ट हो जा रहा है। और वो 2-4% इसलिए छूट रहा है, मैं भी बता दें, आपका थर्मोफिजिक्स में भी है, थर्मोडायनेमिक्स कहाँ पे, तो ये जो गामा वाला पढ़ते हो कहानी, गामा वाली ना, तो आप रहने दीजिए, मत बताइए फिजिक्स वाला, गामा आता है, अभी पढ़ना है उसका, हम आज तुम्हें डाटा लिखा देंगे। अलग अलग गैसेस के लिए गामा की वैल्यू अलग होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम काउंट करना पड़ता है, वो सब फिजिक्स का पार्ट है। तो यहाँ पे आप केमिस्ट्री वाला पहले कर लीजिए, फिजिक्स वाला हम करा देंगे। वो जो पेपर आया है, जो तुम दिलाई हो, पेपर देखना पहले का है, अभी का है भी नहीं, लेटेस्ट, ठीक। इधर ये कंडीशन लिख लिया आपने, डेल्टा जी डेल्टा, कोई दिक्कत। अब एग्जाम आप डालिए केस 1, केस 1 पहला केस लिखिए, डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव, और डेल्टा एस क्या है, पॉजिटिव, लिखिए डेल्टा एच क्या है, लिखिए भैया, इतना तो हम लिखाते भी नहीं, हम बहुत कम लिखाते हैं सबके कंपेयर में। डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा एस पॉजिटिव। अब भैया अगर तुम्हारी कॉपी में लिखा डेल्टा एच और डेल्टा एस, कोई पूछ ले गलती से आके, बेटा इसका मतलब क्या है, डेल्टा एस क्या है, इसका मतलब डेल्टा एस का, बोलते क्यों नहीं तुम लोग, आता तभी तुम लोग नहीं बोलते यार। डेल्टा एस, ध्यान रखो सिंबल्स का मतलब, ओके। अब बताइए, और नीचे लिख लीजिए ऑल टेम्परेचर, एट ऑल टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर हो,
एनी टेम्परेचर, कुछ भी हो, एट ऑल टेम्परेचर, उस समय आपका डेल्टा जी क्या आएगा? नेगेटिव। डेल्टा जी क्या आएगा? नेगेटिव। ओके, क्लियर? मतलब एक बात तो तुम्हें ध्यान से देख लेना है, डेल्टा एच पॉजिटिव मिले और डेल्टा एच नेगेटिव मिले, फटाक से आपको जानना है कि रिएक्शन कैसी है? स्पॉन्टेनियस। ठीक, दूसरा केस देखो इधर। अच्छा, वो रिएक्शन कैसी होगी? एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? पहला जो हमने केस लिखा है वो रिएक्शन एक्सो की एंडो? एक्सो। डेल्टा एच कैसा है? नेगेटिव ना, वो भी लिख लेना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कुछ भी हमें भरोसा नहीं होता कभी कभी। अच्छे हो तुम लोग, लेकिन तुम लोग गायब बहुत जल्दी करते हो। अगला केस देखते इधर। अगर आपका डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एच क्या है? ध्यान सुनिएगा इधर। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है और हमको डेल्टा जी को बनाना है नेगेटिव, क्या करना है? हम स्पॉन्टेनियस की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? तो हम एक काम करें, इस वाली वैल्यू को बड़ा कर दें। सोचो, ये माइनस है, एक एग्जांपल सोचो थोड़ा, देखो मैथ्स में आओ फिर से। मान लो डेल्टा एच है तुम्हारे पास 5, पॉजिटिव का है, बोलो, और हम ये मान लें कि टी डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो 10 है, दोनों है पॉजिटिव ही, क्या है? तो यहां से अगर इसे पुट करें तो डेल्टा जी देखो क्या आ जाएगा? 5 माइनस 10 आया। आंसर कैसा आया? -5। कुल मिला के क्या आया? नेगेटिव आया कि नहीं? और नेगेटिव आया तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। आई बात समझ में? तो फिर से सुनो ध्यान से, इस केस में हमको डेल्टा जी नेगेटिव लाना है, तो इस केस में आप ध्यान रखिएगा, डेल्टा एच आपका क्या होगा? छोटा होगा किससे? टी डेल्टा एच से। अब देखो ये ऐसे बना के लिखता है भाई, डेल्टा एच क्या है तो पॉजिटिव, लेकिन टी डेल्टा एच से क्या है? छोटा है कि नहीं है? यहाँ चेक करो, दोनों पॉजिटिव हैं। टी डेल्टा एच से क्या है? ये छोटा है कि नहीं? तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि जब आपको देगा डाटा, क्या बोला हमने, जैसे वो कहेगा ना कि ये टेम्परेचर है, ये एंट्रोपी चेंज है, तब आप मल्टीप्लाई करके पहले ये चेक करिएगा। अगर आप ये चेक कर ले गए और आपकी कंडीशन बन गई तो आपका आंसर आ जाएगा। इस केस में भी क्या होगा आपका रिएक्शन? स्पॉन्टेनियस। लिखिए फटाक से, पहले स्टेटमेंट लिखिए। लिखिए, इफ डेल्टा एच इज पॉजिटिव, केस सेकेंड, if delta H is positive, okay, and delta S is negative, delta S is also positive, delta S is also positive, delta S is also positive, then reaction is spontaneous, then reaction is spontaneous when ये कंडीशन लिखिए, when delta H is smaller than T delta S। फटाक से लिखिए, delta H is smaller than T delta S। सही, smaller than T delta S। चलो अगली बात, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, कहानी पलट जाए कि डेल्टा H बड़ा है और T डेल्टा S छोटा है। ध्यान सुन लो पहले, ये सारे केस क्या है? सेम है, सब कुछ सेम है, बस इस बार बड़ा कौन है और टी डेल्टा एच क्या हो गया? छोटा। चलो एक बार चेक कर लेते हैं, मान लेते हैं डेल्टा एच हमारा है 20, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही लेंगे, सही। डेल्टा एच भी क्या है आपका? पॉजिटिव ही है। टी डेल्टा एच की वैल्यू हम मान लेते हैं पॉजिटिव का 10, कितना है? दिख रहा है ना? चलिए डेल्टा जी बताइए, ये जाएगा 20 माइनस 10, कितना आया? 10। अब बताइए प्लस आया कि माइनस? क्या आया? पॉजिटिव आया। मतलब इस केस में देखो, ये लिख लेना साथ में, रिएक्शन कैसी हो जाएगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। ऐसे आपको क्वेश्चन परेशान करता है कि आपको कंटेंट देता है, फिर उसी में पूछ लेता है कौन सा स्पॉन्टेनियस है, कौन सा, और उसको छोड़ दो, क्वेश्चन को छोड़ दो। क्वेश्चन के बाद कभी कभी स्टेटमेंट बना देता है, और जब स्टेटमेंट बना देता तो और नहीं समझ में आता, क्योंकि वो मैथ से राइज है, वो तुमको लगता है थ्योरी में तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं था। एक बार दिमाग में आता है यार ये तो हमने कभी थ्योरी में पढ़ा ही नहीं था, तो वो मैथ्स ही है कहीं ना कहीं। तो लिख लीजिए नीचे जस्ट सेकेंड केस इसी के अंदर कि अगर डेल्टा एच क्या है?
पॉजिटिव, डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस, डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा एच इज ग्रेटर देन क्या, टी डेल्टा एस, तो रिएक्शन कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि आपका जो डेल्टा जी आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव। ठीक, थोड़ा दिमाग लगाया करिए, रटिए नहीं, समझ सब आ जाता है, दिमाग लगा के करो सब हो जाएगा। एक बार बोलना पड़ता है ना तुम लोग के लिए, भूल जाते हो तुम लोग ना, जैसे कितना रटोगे, ये भी है, इतना कंटेंट है, कितना रटोगे, रट कुछ नहीं पाओगे। हाँ बेटा आ रहा है, और बताओ क्या बोल रहे हो, बोल लो, मतलब बोल लो तुम ही बोलो, डेल्टा जी क्या है, क्या चीज, अभी आने दो, हम कर रहे हैं, वो भी केस कर बैठो, अभी हम करा ही रहे हैं केस, अभी खत्म नहीं हुआ, अगला लिखो, नेक्स्ट केस कि डेल्टा एच आपका नेगेटिव है, क्या बोला हमने, नहीं ये शायद मैं करा चुकी हूँ, अभी हो गया, पहले आप ये लिखिए कि डेल्टा एच आपका क्या है, पॉजिटिव है, लिखिए डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव, और इस केस में डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव है, डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव है। ठीक, कोई भी टेम्परेचर हो, एनी टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर हो आपका, आप यहां से चेक करिए डेल्टा जी क्या आएगा, देखो इधर, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, सही, इस बार देखना इधर, ये भी पॉजिटिव, सही, ये नेगेटिव, टी को छोड़ दो, डेल्टा एस कैसा है, डेल्टा एस कैसा था, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये हो गया फिर से पॉजिटिव ना। अब बताओ पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव ही तो होगा, तो ऑल रिएक्शंस कैसी होंगी, लिख लीजिए फटाक से, ये लिखिए ये केस। ठीक, अब आपको चेक करना है खाली बस, हमें तो लगता है उसी एक पे ही हमें छोड़ देना चाहिए, पहला जब हमने बताया था बस कहता है अब आप चेक करिए, लेकिन आपको चेक, और ये स्पॉन्टेनिटी के क्वेश्चन बनते हैं, हजारों बार बनते हैं, कारण यही है मुझे इतना लंबा टाइम देने का, वरना कोई कारण नहीं है, 2-4 उठा के देख लेना पेपर में, अभी यही जो 5 साल का पेपर है लेटेस्ट, उसमें जा उठाओ, कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनते हैं। थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं, अब हम लोग बात करेंगे, जो टॉपिक है वो है थर्मोकेमिस्ट्री, क्या है, ये थोड़ा सा टॉपिक था, ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट था, फिजिकल थर्मोडायनेमिक्स थी, अब आगे आपके न्यूमेरिकल कोई खास नहीं है, बस कुछ लॉजिकल बेस है। तो देखो थर्मोकेमिस्ट्री का एक रूल, थर्मोकेमिस्ट्री क्या होती है, देखो थर्मोकेमिस्ट्री वही आपको बताना है किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज क्या होगा, एंट्रोपी चेंज क्या होगा, डेल्टा जी क्या चेंज, अब क्या है आपको रिएक्टेंट दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, एक कंपाउंड दिया रहेगा, कंपाउंड का हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है, कंपाउंड का क्या कहते हैं, जैसे मान लो कोई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है तो उसकी क्या दी हुई है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, मेन एंथैल्पी पे काम है, थर्मोकेमिस्ट्री किसके लिए है, मेन एंथैल्पी। तुमसे क्वेश्चन कहेगा कि हमने एक क्या किया, HCl लिया और NaOH लिया, ठीक, उसको मिला दिया, राइट, आपको साफ साफ पता कि वो रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है कि एंडो, एसिड बेस वाली रिएक्शन एक्सो है कि एंडो, चलो यही बता दो, डेल्टा एच तो बहुत दूर की बात है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक्सो की एंडो, लोग बताओ तुम, एक्सोथर्मिक ना, एसिड बेस का जितना भी रिएक्शन पानी से भी होता है वो भी क्या है, एक्सोथर्मिक। ठीक, अब बताओ अगर एक्सो है तो तुम दिमाग लगाओ डेल्टा एच कैसा होगा, नेगेटिव, अगर आपको डेल्टा एच भी पता चल जाए तो आप डेल्टा जी भी निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे, भाई सोचो, आपको ये बात ध्यान रखना है, तो बस कुछ यहाँ पे दी हुई है, हीट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, उन सब को हम मेजर करते हैं किसमें, एंथैल्पी में, किसमें मेजर करेंगे, इसके लिए सबसे पहले एक लॉ आया जिसको बोला गया हेस लॉ, क्या बोला गया, हेस लॉ। हेस लॉ क्या कहता है, कुछ नहीं, देखो अगर कोई रिएक्शन हो रही है उसकी दो खासियत, या तो रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो रही होगी या तो रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में, जैसे मैंने कहा मुझे ए से क्या बनाना है, डी बनाना है, ए से क्या बनाना है, डी बनाना है, एक एग्जांपल हो सकता है
कि ये डायरेक्ट रिएक्शन हो गई हो, सही। तो हमें अगर इसका चेंज देखना है तो हम सीधे डेल्टा एच देख लेते हैं, बात खत्म। देख लिया ना हमने, यही तो पढ़ाया था किसका, HP और HR, ये तो हमने देख लिया। अब क्या होगा अगर रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, रिएक्शन कैसी है, कॉम्प्लेक्स का मतलब है मल्टीपल स्टेप में। तो मुझे क्या पता है, मान लो यही सेम प्रोडक्ट बन रहा है लेकिन वो रिएक्शन कैसे हो रही है, पहले A से क्या बन रहा है B, फिर B से क्या बन रहा है C, फिर C से क्या बन रहा है D। अब देखो अल्टीमेट रिजल्ट क्या है, अल्टीमेट रिजल्ट तो क्या है, फाइनल D है ना, है कि नहीं है। अब सुनिए इसमें कहानी बदल गई, तो हर एक रिएक्शन की तो अपनी एंथैल्पी होगी कि नहीं होगी, बताओ होगी कि नहीं होगी, भाई सीधी सी बात है, होगी ना। और हमें नेट निकालना है, क्या करना है, यहां से यहां तक निकालना है, सही। तो फाइनल रिएक्शन तो यही दी हुई है आपकी, तो इसको बोल देते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अभी सुनो बहुत आसान है। हेस लॉ खाली सुनने में खराब लगता है और हेस लॉ बहुत आसान है और सबसे आसानी से होने वाले क्वेश्चन। हाँ और आता है, बहुत आसान है, बहुत टफ नहीं, अभी हम करा के तुम्हें दिखाते हैं। बस तुम्हें एक चीज ध्यान रखना है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। गेम जानते हो कैसे खेलता है, मान लो ये 3 स्टेप में रिएक्शन है, ठीक, वो क्या करता है कहीं पे उसने पलट करके तुम्हें ऐसे रिएक्शन दे देता है, ये क्या हुआ, ये तो होना ही नहीं चाहिए। अब देखो A से B बनेगा, B से C बनेगा, तब तो C से D बनेगा। इसने क्या कर दिया एग्जाम में कि उसने क्या दे दिया, अब क्या करोगे, हाँ तो कुछ नहीं करना है, इसको वापस पलट दो, इसको क्या कर दो, तुम्हारे हाथ में है। मान लो इसकी एंथैल्पी गलती से इन्होंने निगेटिव दे दी, क्या दे दी, तो अगर हमने देखो ये इसका उल्टा ही तो लिखा है, क्या लिखा है, उल्टा है कि नहीं, तो इसकी एंथैल्पी पॉजिटिव हो जाएगी, बस इतना है। एक तो हेस लॉ में साइन, साइन बहुत खतरनाक। दूसरा नंबर ऑफ मोल, मैंने कहा था आपको स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, आगे क्या लगे हो सकते हैं, मोल्स भी लगे हो सकते हैं। तो कभी भी जब आपको हेस लॉ पढ़ना है तो 3 चीजें ध्यान रखनी है, क्या क्या, नंबर ऑफ मोल्स और वही स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हम मोल मान लेते हैं रिएक्शन के लिए। अगला एंथैल्पी दी है, एक्सो है कि एंडो है, प्लस रिएक्शन फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड, ये ध्यान देना है आपको, तभी आप कर पाएंगे। तो देखो अभी इसको इग्नोर करो, इसको यहाँ से इग्नोर करो, यहाँ आ जाओ। हमको A से क्या बनाना था, D बनाना था, ये हमने देखा 3 स्टेप में हो रही है, क्या हो रही है, 3 स्टेप में हो रही है। तो भाई A से D बनने के लिए 3 जगह एंथैल्पी इन्वॉल्व हुई कि नहीं हुई, हुई ना। तो अगर हमें बताओ हमें निकालना है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, तो हम क्या कर दें, तीनों को ऐड कर दें, एनर्जी सिंपली ऐड हो जाती है, एनर्जी क्या होती है, ऐड होती है। और मैंने आपको पहले बताया था एंथैल्पी भी एनर्जी ही होती है, ठीक है, एंथैल्पी क्या होती है। जिनको एंथैल्पी नहीं आता जाके लेक्चर देखिए, जैसे भी देखिए चाहे जैसे करके। तो डेल्टा H1 पहले के लिए, ये पहले के लिए, ये दूसरे के लिए, ये तीसरे के लिए, सबको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। अब देखो यही तो आपका है क्या, हेस लॉ, क्या है, जैसे तुम्हारी एनसीईआरटी में एक बढ़िया सा एग्जांपल देके उसने बनाया NaCl, क्या बना है, आपकी एनसीईआरटी में NaCl ही बना है, ठीक। अब मुझे ये बताओ पहले पीरियोडिक टेबल में सोडियम किस फॉर्म में है, सॉलिड स्टेट में है, सही। जब तक तुम उसको सॉलिड से कहाँ नहीं करोगे, गैस में, सही, तब तक उसके एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। ध्यान से सुन लो, जब आप पढ़ते हो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आप लोग छोटी छोटी गलती करते हो और वो छोटी गलती बहुत ब्लंडर मिस्टेक करती है। जैसे मैं अभी किसी से पूछूं व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, डेफिनेशन सबको रटी होगी और सब बता देंगे अभी, लेकिन एक वर्ड उस डेफिनेशन का ऐसा मिसिंग होगा जो इतना खतरनाक वर्ड होगा, उसकी वजह से तुम्हारे 2-4 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। सॉलिड और गैस में कोई बताएगा आयोनाइजेशन, बताओ, ये बहुत केमिस्ट्री पढ़ती है, बहुत केमिस्ट्री पढ़ने लगी है, खड़ी हो जाओ, नहीं सही अच्छी बात है यार, बताओ। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको एनर्जी कहते हैं, गैस, खाली गैस में, तो फिर सोडियम इलेक्ट्रॉन कैसे रिलीज कर देता है, वैसे ही लिखा जाता है। चलो ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकाला जाता है, हाँ बैठ जाओ, तो ये तुमने शब्द मिसिंग किया, आउटर मोस्ट सेल, जो बैठ जाओ, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैंने कहा तुम लोग को आता है, लेकिन वो जो शब्द है ना जो 2-4 वो तुम्हारे वहां निगेटिव जनरेट करते मार्क्स, क्योंकि तुम्हें क्या है, तुमने ऐसे बोला
द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैसियस एटम। गैसियस भी वर्ड याद रह जाए तो भगवान की बहुत कृपा है। हम फिर कह रहे हैं, अगर गैसियस वर्ड याद रह गया तो भगवान की बहुत कृपा है, ये जान लो। फिर अब 4 ऑप्शन उसने सही बताया। उसने कहा इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम दिस सॉलिड एटम, अगला गैसियस एटम, अब उसमें हाँ इन एलिमेंटल स्टेट। अब तुम गए, क्योंकि तुम्हें तो ऐसा लगता है अरे यार ये तो सब सही लग रहा है, और बहुत मेहनत करने के बाद तुम्हारे 2 ऑप्शन तुम्हें इतना तगड़ा बेवकूफ बनाते हैं, उन्हीं दोनों में से आंसर भी होता है, ये सच है। क्योंकि वो वही दोनों तुम्हें डिसाइड करते हैं तुम पॉजिटिव नंबर पाओगे कि नेगेटिव नंबर। अब वो 2 तुम्हें इतना तगड़ा, उसका कारण है लैक ऑफ क्वालिटी नॉलेज। क्वांटिटी आप लोग पढ़ते हो, मेहनत करते हो, दिखता है। हाँ वही चीज है, तब क्योंकि तब तुम्हें कुछ सोचना नहीं है, डर नहीं है। जैसे तुम एकदम, एक कहावत है ना, या तो बिल्कुल गंवार हो या तो बहुत अच्छे पढ़े लिखे हो। बीच वाला पढ़ाई लिखाई में चलता नहीं आदमी, वो एवरेज ही रह जाता है। फिर जैसे एकदम जय श्री राम मारो, या तो यार या तो पार सेलेक्ट हुए तो ठीक, नहीं तो ई तो दुख नहीं रहेगा कि पढ़े ही नहीं थे। ऐसे हम तो कुछ आता नहीं था यार, हम तो, और देखो यही होता है जो 12th वाले बच्चे होते हैं वो तो नीट का पेपर पहली बार एकदम फ्री देने जाते हैं। वो ऐसे कहते हैं हाँ अभी तो यार हम लोग पहली बार जा रहे हैं एकदम से। और एक चीज और मानो, उनका पहली बार में नंबर ठीक ठाक आ जाता है। ये आप ऑब्जर्व करिए, जितना आप पढ़ते जाते हो आपका नंबर खराब होता जाता है, क्योंकि उसका कारण है आप कंफ्यूज होने लगते हो। जैसे हमने बहुत लोग का देखा है, कुछ बच्चे कहते हैं मैम 12th के जस्ट बाद दिए थे 450 मार्क्स आ गए, अरे तो इतना खुशी होती है कि हाँ। अब फिर जैसे कहता है मैम सोच रहे 1 साल का ड्रॉप ले लें और पढ़ डाले पूरा, फिर हमें थोड़ी अंदर से केवल हंसी आती है, हाँ बेटा बिल्कुल सही करो। हमने कहा लेकिन ड्रॉप ले लो तो पढ़ना जरूर। फिर ऐसा मत करना कि बस खुश हो जाओ, अरे 450 आए थे, 100 ही नंबर तो और लाने। मैं पक्का बता रही हूँ वो आगे नंबर 200-250 हो जाता है, 300 हो जाता है, पहुंचता नहीं है वो पहली बार नंबर। और पहली बार एक चीज और है, नंबर आने का एक कारण और है, पहली बार कम से कम कुछ तो किताब अपनी छुए रहते हो। 11th-12th वाली, नीट वाले में तुम लोग के पास आने लगते हैं नोट्स, PDF, इतने कसम से बता रहे, अनलिमिटेड तो रिसोर्सेज हैं भैया, करना कुछ नहीं है। यही एक किताब NCERT क्वेश्चन लगा लो। हम फिर कह रहे हैं अगर कहीं से क्वेश्चन नीट का फंस जाए तो कह देना। केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, फिजिक्स तो प्रभु की इच्छा पे डिपेंड है भैया, जितना पढ़ लो फिर करा रहे हैं हम कोशिश। NCERT पूरी NCERT एक्सप्लेन ही कर रही हूँ, जानते हो NCERT कैसे पढ़ाई जाए। फिर या तो तुम लोग का थोड़ा बहुत प्रिपेयर हो, ठीक, हम यहाँ खड़े हो जाए बेटा देखो ये क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, जैसे पढ़ा लो तब। हाँ अब जैसे कुछ बच्चों का क्या है, एकदम से गायब है, डेल्टा H आता नहीं, हम अभी बोलना फ्लो में देखो डेल्टा H यहाँ लिखा है, डेल्टा G यहाँ लिखा है, ये सब क्या हो रहा है, बाउंस हो रहा है, सब चला जाएगा उल्टा सीधा। तो ये सब होता है, बहुत छोटी बात है, जिनको आता है उनके लिए नहीं बात हो रही। इधर क्या बोला हमने, डेल्टा कुछ नहीं करना है आपको। सोचो आप जैसे अपने घर से चले हो ना, आपको अल्टीमेटली अपने घर से पहुंचना कहाँ है, विद्यालय ना, विद्यालय या कोचिंग, राइट, APN कॉलेज है कहीं भी पहुंचना है। लेकिन अब डिपेंड करता है किसी ने क्या किया होगा, एक ही रिक्शा पकड़ा होगा, सीधे चलाया होगा, कोई स्प्लिट कर करके तोड़ के आता है। तो ये वही वाली बात है बस भैया, हमको लगता है इसमें पैसा ज्यादा खर्चा होता है स्प्लिट वाले में, है ना, सिंगल वाले में फिर भी पैसा, तो बस पैसा एक एनर्जी है, समझ लो ना। कुल मिला के अगर हम देखें तो जैसे कुछ लोग बहस भी कर लेते हैं, अरे वहां तो 30 ही रुपया लगता है, तब लगता है वो बैलेंस करके आता है, 10 अभी देंगे, 10 अभी देंगे, 10 अभी देंगे। तो कुल मिला के ये वही बात है सेम, ठीक, कि अगर रिएक्शन 4 स्टेप में हो रही है तो जो नेट खर्चा आया है वो नेट खर्चा किसके बराबर होगा, जितना रिएक्शन में एक रिएक्शन में खर्चा हो रहा है। सही, यही तो था हेस लॉ, और कुछ है नहीं। अब मैंने क्या कहा, हेस लॉ बस ऐसे ही अप्लाई करना है, कुछ और चेंज नहीं करना है, बस एक चेंज करना है, साइन का। मैंने अभी बताया ना, अगर आपको क्वेश्चन में बोल दे एंडोथर्मिक तो आप पॉजिटिव लेंगे, नो डाउट, लेकिन अगर वही कह दे कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है और रिएक्शन बैकवर्ड हो रही है, रिएक्शन किधर हो रही है, तो आप भी पलट जाइएगा। एंडो के लिए पॉजिटिव आता है ना, आप तुरंत कैसे हो जाइएगा, एक्सो हो जाइएगा, नेगेटिव हो जाइएगा, आपका आंसर सही आएगा। ठीक, अभी हम इस पे कराते हैं क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन से ही तुम्हारा कॉन्सेप्ट ज्यादा आएगा। ठीक, हेस लॉ कुछ नहीं है, इन्होंने कहा है किसी भी रिएक्शन की इंथैल्पी चेंज निकालने के लिए
आप उसमें जितने भी स्टेप में जितनी भी इंथैल्पी चेंज आया है, जो खर्चा आया है, उन्हीं को क्या कर दीजिए, समेशन कर दीजिए। समेशन मतलब एडिशन कर दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा, किसके बराबर आएगा, टोटल इंथैल्पी चेंज के बराबर। दिस इज हेस लॉ। आई बात समझ में? अब हम निकालेंगे इंथैल्पीज, जैसे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्या बोलेंगे, कोई भी इंथैल्पी हो, स्पेशली फॉर्मेशन। फॉर्मेशन हमेशा 1 मोल का देखा जाता है। ये भी एक बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। फॉर्मेशन किसका दिखाता है? देखो एक क्वेश्चन आया था अभी नीट का ही था, देखो इन्होंने क्या कहा, H2 प्लस I2 ऐसे दे दिया था 2HI। वो आसान देता है, उसे सिर्फ कॉन्सेप्ट जानना होता है। इन्होंने क्या दिया, डेल्टा H इसका जो है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर्मेशन है, डेल्टा H इसका इन्होंने दे दिया -230 किलो जूल पर मोल। ठीक, सीधा क्वेश्चन बताओ, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन किसके लिए, HI का। ठीक, अब इसमें तुम कौन सा हेस लॉ लगा दोगे, अभी तो हेस लॉ नहीं लगेगा यहाँ पे, ये लगेगा, इसका मतलब अभी बच्चे हो, 3-4 स्टेप नहीं दिया, डायरेक्ट बोल दिया उसने। उसने एक डाटा दे दिया, कुल मिला के इसी डाटा में तो छिपा है कि डेल्टा H कितना दिया है, कितना दिया है, 230 किलो जूल पर मोल। हमने एक बात आपको बताई थी, कितने लिए दिया है, 2 मोल के लिए दिया। देखो दिया है ना, दिया है कि नहीं। और फॉर्मेशन हमेशा आता है 1 मोल के लिए। फॉर्मेशन कितने के लिए आता है, 1 मोल। तो अगर ये 2 मोल के लिए है, तो 1 मोल के लिए कैसे निकालोगी, क्या कर देंगे हम, क्या करेंगे, हाफ कर देंगे। 1-2 लोग बोलते हैं और सब लोग कंफ्यूज रहते हैं, यही दिक्कत है भैया। फिर वही सेम कहानी, 2 पैकेट बिस्किट इतने का, तो 1 पैकेट डिवाइड करोगी ना, आधा पैसा तो दोगी, तो बस सीधे क्या कर दो, 230 किलो जूल पर मोल अपॉन 2 आया। यही हो गई इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। 10 सेकेंड का आंसर था ये। अगर आप प्रैक्टिस में हैं तो 10 सेकेंड ज्यादा नहीं लगता, लेकिन अगर आप पकड़ पाइए, बस वहां अप्रोच आपकी तगड़ी होनी चाहिए। और मैं अभी बता रही हूँ, अप्रोच के लिए मैं अभी बता दूं, तुम 10 साल का पेपर सॉल्व करा लो। 10 साल का पेपर अगर आपने सॉल्व कर लिया, आप एग्जाम में इस बार बैठिएगा, और मैं केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ, अगर आपसे ना हो तो आप बताइएगा, एक एक क्वेश्चन होगा, हो सकता है आप पूरा सही करके आइए। 10 साल का पेपर ये नहीं कि मतलब रोते गाते आ रहा है। एक रोते गाते समझते हो, आ रहा है, लेकिन बड़ी मेहनत। तुम फिजिक्स का टाइम, बायो का टाइम केमिस्ट्री में खा जा रही हो। इतना स्पीड होना चाहिए कि ये कैलकुलेशन ब्रेन में होनी चाहिए। जैसे हमको क्या था, हमको कुछ नहीं, 230 देखा और ऐसे ही देता है वो कैलकुलेशन, 230 का आधा आंसर। कॉपी पेन की जरूरत ही नहीं थी यहाँ पे, वो तो मैंने आपके लिए बताया कि करना ऐसे है, वरना 230 का आधा कोई रुपया नहीं लाता है। अभी घर पे देखो, रुपया लेना हो, बवाल मचा दोगे कि आधा हमको चाहिए, आधा हम कम है अभी 5 रुपया। तो बस उसी को सोचो, पैसे को सोचो, तुम्हारी मैथ्स अच्छी हो जाएगी। ठीक, तो पहले ध्यान रखिएगा, नीचे एक पॉइंट लिख लीजिए, नोट करके लिखिए, हेस लॉ ऑफ समेशन। ज्यादा कुछ नहीं करना, कोई स्टेटमेंट नहीं, बस खाली आप लिख लीजिए। लिखा ही देती हूँ, ज्यादा अच्छा है, वरना पता चलेगा आप लोग। लिखिए, द टोटल अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व, द टोटल हीट मतलब इंथैल्पी में मेजर कर रहे हैं यहाँ पे, द टोटल अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और इन्वॉल्व, इवॉल्व और इन्वॉल्व। चाहे इवॉल्व हो, इवॉल्व समझते हो, रिलीज होना, और चाहे क्या हो, इन्वॉल्व हो, इन्वॉल्व को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, देखिए, इज इक्वल टू द टोटल हीट, एब्जॉर्ब और जनरेटेड, टोटल हीट एब्जॉर्ब और जनरेटेड इन मल्टीपल स्टेप्स, ठीक, इन मल्टीपल स्टेप्स। ठीक, ये वाली कहानी जरा आप डाल के लिखिए एग्जाम्पल, उससे आप समझेंगे क्वेश्चन का। लिखिए ए से डी, ये एक रिएक्शन दी है, लिखिए एग्जाम्पल डालिए, क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल लगाना है आपको। ए से डी, हाँ, पहले ये लिखिए ए से डी। ए से डी के लिए आप लिख लीजिए, इंथैल्पी क्या होगी, डेल्टा HR।
क्या होगा, हो गया ना। अब ये रिएक्शन टेक्स प्लेस कर रही इतने स्टेप्स में, ये भी लिखिए कि इस रिएक्शन के स्टेप कितने हैं। पहले ए से क्या बन रहा है, बी, बी से सी से डी, तब ये रिएक्शन हो रही ना, ये भी लिखिए आगे। ए से बी, बी से सी, सी से डी, ठीक। अब ये भी लिख लीजिए, ए से बी के लिए एंथैल्पी चेंज कितना है, डेल्टा H1, ये कितना है डेल्टा H2, ये कितना है डेल्टा H3। ओके, बस हेस लॉ क्या कहता है कि डेल्टा HR कितना होगा, डेल्टा H1 डेल्टा H2 सबको प्लस कर दीजिए, बस साइन होना चाहिए, साइन के साथ, एक्सो तो नेगेटिव, एंडो तो पॉजिटिव। लिख लीजिए, अभी एक क्वेश्चन करा देते हैं। इसके बाद बता दें कि बीटा फॉर्मेशन वाला एक मॉलिक्यूल, हाँ वो लिखा दे, उसके बाद व्हाट इज द सेशन है दूसरा क्वेश्चन। ठीक ठीक, इतना क्लियर, इतना क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, हीट ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कुछ भी बोले आपसे, हीट ऑफ फॉर्मेशन और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक, इज ऑलवेज कंसीडर्ड फॉर 1 मोल। किसके लिए होगा, इज ऑलवेज कंसीडर्ड फॉर 1 मोल। आपको 1000 मोल का दिया हो लेकिन आपको आंसर हमेशा कितने का करना है, 1 मोल का, इज कंसीडर्ड फॉर 1 मोल, ठीक। अगला लिखिए, अच्छा ये एग्जाम्पल करना है क्या, लिख लो, ये क्वेश्चन ही कर लो, कर लो कर लो कर लो, अभी हम क्वेश्चन कराते हैं ना इसीलिए हम रुके थे। बेटा जो हमने बताया है अब जाके तुम थर्मो के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक, जहां फंसना हमें बता देना, ठीक। वैसे तुम अब थर्मो के क्वेश्चन जाके कर लो, मैं इतने पे ही बोल दी कि थर्मो के जाके, क्योंकि देखो एक तो तुम्हें मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ कि एक तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, अगर एंथैल्पी चेंज निकालना है और रिएक्शन नहीं है, क्या है एक ही स्टेप में, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, एक तो वो हो गया, दूसरा हेस लॉ मल्टीपल स्टेप्स के लिए, ठीक। तो आप जाके क्वेश्चन करिए, और आप वाला केवल डाटा हम नोट करा दे रहे हैं, उसको एक बार जब फिजिक्स पढ़ाया जाएगा, जब वहां ना पढ़ाया जाए तो आप हमको बताइएगा, पूछेंगे सर जी से कि सर क्यों वो वाली बात स्किप कर रहे, क्योंकि वो फिजिक्स का पोर्शन है। इतनी बात क्लियर, बोलिए, डन। अब सुनिए, अब अगर आपको निकालना है चेंज इन एंथैल्पी, तो मैंने अभी बताया था क्या करना है आपको, एंथैल्पी चेंज कभी भी निकालना है तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट माइनस। अच्छा एक बात और, अगर आपके यहाँ कोफिशिएंट है, क्या है वही मोल, तो उस मोल से भी क्या कर देना है आपको, मल्टीप्लाई कर देना है, बस ये बात लिखे रहो, अभी बता देते हैं, एक अप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा। अगला लिख लीजिए, एंथैल्पी चेंज निकालना हो कभी भी तो ये हम पहले ही बता चुके थे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, जब एंथैल्पी पढ़ाए थे तब। अब लिखिए नोट करके, नोट मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन लिखिए, कुछ क्वेश्चन आंसर। जरा स्टेटमेंट पढ़ के और डेल्टा जी वाला क्वेश्चन ध्यान से करिए, कमेंट डेल्टा जी जरा ध्यान से करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन दे रहे हैं, लिखिए, लिखिए, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी फॉर फॉर्मेशन ऑफ, स्टैंडर्ड का मतलब ऊपर क्या है, सब स्टैंडर्ड कंडीशन रहेंगी बस, गिव्स फ्री एनर्जी फॉर HI इज इक्वल टू, लिखिए HI इज इक्वल टू 1.3 किलो जूल पर मोल, 1.3 किलो जूल पर मोल। Calculate the standard gives free energy change
कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर दिस रिएक्शन, फॉर दिस रिएक्शन। सुनिए इधर, एक बात उसने बोल दिया, HI के फॉर्मेशन के लिए उसने डाटा दिया है, तो आप पहले रिएक्शन लिखेंगे, क्या करेंगे? ये जेई का क्वेश्चन है, नीट का नहीं है। और एक बात और बता दें, जो केमिस्ट्री है वो शायद नीट, केमिस्ट्री फिजिक्स नीट और जेई दोनों में कॉमन ही है, तो एज और टॉपिक भी सेम है, सिलेबस भी सेम है, तो ऐसा तो जरूरी नहीं कि नीट वाला क्वेश्चन जेई में नहीं आएगा या जेई वाला क्वेश्चन नीट में नहीं आएगा। तो ध्यान रखिएगा, इधर इन्होंने कहा है कि इसका दिया है, कितना दिया है? 1.3 किलो जूल पर मोल। सही। आपसे पूछा है डेल्टा जी फॉर रिएक्शन, किसके लिए? रिएक्शन के लिए। आपको मैंने क्या पढ़ाया था अभी फॉर्मूला, बताइए? डेल्टा जी ऑफ किसका? प्रोडक्ट माइनस डेल्टा जी ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्शन का अगर निकालना है तो प्रोडक्ट माइनस क्या करना है हमको? रिएक्टेंट। अब पहले सब कुछ तो चलो ठीक है, पहले हमको प्रोडक्ट और रिएक्टेंट तो पता चले। जब हमको प्रोडक्ट और रिएक्टेंट ही नहीं पता है तो हम डेल्टा जी कैसे निकाल लेंगे? सही। तो वो कहानी इन्होंने बोल दी रिएक्शन। देखो क्या रिएक्शन होगी? H2 प्लस I2 इज इक्वल टू 2HI। दे दिया? दिया कि नहीं? बोलिए। और देखिए फॉर्मेशन दिया है, फॉर्मेशन का मतलब सिर्फ इतने का डाटा दिया है, ये पढ़ लीजिए एक बार, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। आपको क्वेश्चन में बोला है फॉर फॉर्मेशन ऑफ HI। फॉर्मेशन मतलब 1 मोल ना, 1 मोल का डाटा कितना दिया है? तो 2 मोल शायद दिख रहा है। तो देखो ऐसे केस में कुछ नहीं करना, इधर देखो डेल्टा जी नॉट निकालने के लिए प्रोडक्ट क्या है बेटा? चेक करो, HI है, यानी HI की एनर्जी, पहले डेल्टा जी यहाँ रखेंगे, डेल्टा जी ऑफ HI, वो भी किसमें? इनटू 2 भाई, 2 टाइम्स है ना। देखिए HI कितना है? 2 बार दिया है कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई, माइनस। अब बात आती है इनका क्या होगा? आलोक कर लिए होंगे क्वेश्चन, नहीं करे? सबसे बड़ी दिक्कत तो ये कि क्वेश्चन में अब रिएक्टेंट गायब है, अब क्या होगा? तो बेटा स्टैंडर्ड स्टेट में जब तुम्हें कुछ ना पता चला तो 0 आ गया। देखो आलोक आंसर 10 सेकंड का आंसर था। स्टैंडर्ड स्टेट में सबका गिब्स फ्री एनर्जी, सबकी एंथैल्पी, सबकी एंट्रोपी क्या होती है? 0, 0। कल ही बोला था ये बात हमने, लेकिन आप लोग अप्लाई नहीं किए। अब ये हाइड्रोजन ऐसे तो पाई जाती है H2 के फॉर्म में, आयोडीन पाया था कि नहीं? ये स्टैंडर्ड स्टेट, तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस 0 प्लस 0। सही। आंसर क्या आ गया? 2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी दी है? 1.3 किलो जूल पर मोल। बताओ ये जेई का क्वेश्चन था, ऐसा तो नहीं आलोक जेई हम बोल दिए बस तुम एफर्ट लगाना छोड़ दिए? हाँ फॉर्मेशन है उसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ H2 बराबर हाफ I2 इक्वल टू HI। लिमिटल स्टेट नहीं तो उसने मोल का निकालना, तो ये जो 1.3 तो डेल्टा जी तो एक बैलेंस रिएक्शन की निकाली जाएगी ना। 1 मोल के लिए दिया गया। अब बैठो मैं बता रही हूँ तुम्हारा डाउट, बैलेंस रिएक्शन नहीं है। तुम बैठो तो 2 मिनट, हम बता रहे तुम्हारा डाउट हम समझ गए। तुम कह रहे हो मैम कि हम ऐसे क्यों नहीं निकाल सकते हैं, तुम्हारा कहना ये है ना, सॉरी HI, तुम्हारा कहना यही तो है। तो ये डाटा दिया है, फॉर्मेशन आपका दिया है, मेरी बात समझो। और जब आपने, अब हम बताते हैं क्लास 10th की बात, यहीं से तुम्हारा जो लॉजिक है वहीं से फेल है। क्लास 10th में एक बात कही गई थी कि आप कभी भी कोशिश करेंगे जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो फ्रैक्शन में ना हो। देखो क्लास 10 से बेसिक आया है, आप कोशिश ये करिए कि आप रिएक्शन को ऐसे बैलेंस करिए कि जो आपका कोफिशिएंट है वो फ्रैक्शन में ना हो। एक क्वेश्चन था आप में, देखो मैं बताती हूँ, उसको भी छोड़ दो। क्लास 10th का एक चैप्टर है, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, जहाँ पे वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस दिया है। फर्स्ट या सेकेंड चैप्टर ही है केमिस्ट्री का, एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है। उसमें कभी भी आप ऐसे नहीं लिखते हैं, ये आप बड़े होने पे लिखते हैं। आप हमेशा क्या लिखते थे? 2H2 प्लस O2, सॉरी ये नहीं होना चाहिए, इज इक्वल टू 2H2।
याद आया? उसका कारण है कि आप फ्रैक्शन को क्या करेंगे, पहली बात तो इग्नोर। जब फॉर्मेशन आएगा, क्या आएगा, जैसे उसने यहाँ पे ही आपको डाटा देके उसने पूछा होता कि बताओ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, क्या बोला होता, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तब तुम देखते कि ये डाटा दिया कितने का है, 2 मोल का दिया है। अब तुम 2 से डिवाइड करोगे, तो पहले तो दिमाग में इसको सेव कर लो। बेटा ये इंथैल्पी, तुम जो बात करो वो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। मैं जो बात कर रही हूँ किसकी बात कर रही हूँ, गिव्स फ्री एनर्जी की। पहले बात समझो, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। जैसे जब इंथैल्पी आएगी वो बोलेगा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तब बेसिकली हम इसको क्या करेंगे, हाफ करेंगे। जैसे यही सेम क्वेश्चन होता और ये डेल्टा जी ना देके क्या देता, डेल्टा एच देता। फिर से सुन लो, इंथैल्पी इंथैल्पी इंथैल्पी, तब आप बेसिकली बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप क्या करते उसको हाफ करते। उसने लेकिन एक बात पहले ही बोल रखी है कि इंथैल्पी सॉरी गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब उसने किसका डाटा दिया है, 1 मोल का डाटा दिया है, और हमको अप्लाई कितने का करना है, 2 मोल का। इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज ना होइए। और दूसरी चीजें सुनिए, आप कोफिशिएंट रखिए और कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लीजिए। ज्यादा दुविधा क्रिएट करने से अच्छा है कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लीजिए। हाँ बताओ। ये रिएक्शन अगर यही दिया होता तब यही होगा। क्या चीज? हाँ हाँ, जैसे अगर रिएक्शन वो देख के पूछे कि हाँ इसका एनर्जी बताओ, तब मैं बता ले जाता। रिएक्शन दिया तो हम यही तो बात, तुमसे बैठ जाओ, बिल्कुल सही है तुम्हारी बात, तुम्हारी बात सही है। लेकिन तभी तो ये, अब देखो वही है, जेई वालों ने रिएक्शन नहीं दिया था, उन्होंने बस इतनी बात बोल दी। उसने कहा इसकी फॉर्मेशन एंथैल्पी इतनी दी हुई है। इधर सुनो एक चीज, क्या तुम कभी भी जब स्टैंडर्ड मोल लोगे या आप केमिस्ट्री में लैब में जब भी आप काम करने चलोगे तो स्टैंडर्ड मोल क्या माना जाता है, 1 मोल ना कि आधा मोल, 1 मोल ना। अगर मान लो तुम इसको ले भी लिए, मान लेते हैं तुम्हारी बात से, हम तुम्हें क्लियर आउट कर रहे हैं, तो ये तो आधा हो जाता, क्या हो जाता, आधा ना। आधा नहीं लेना है किसी को, आपको कोशिश ये करनी, क्या करना है, 1 मोल। बस एक केस मैंने अभी पहले ही क्लियर आउट कर दिया। एक केस ऐसा है, कौन सा, फॉर्मेशन। वो फॉर्मेशन वाला केस ऐसा है कि अगर मैं मुझे मान लो इसका पूछता तो हम इसको 1 मोल देखते, अगर इसका पूछता तो हम इसको भी 1 मोल देखते, अगर इसका पूछेगा तब भी हम 1 मोल। उसने एक बात बोला है फॉर्मेशन वर्ड, इसका मतलब उसने जो डाटा दिया है वो कितने का दिया है, 1 मोल का। ज्यादा दिमाग नहीं लगाइए, बस इतना ध्यान रखिए, अगर 1 मोल की कहानी आपको दी है, फॉर्मेशन बोल दिया है, तो वो 1 मोल की बात है बस। और ये जेई का क्वेश्चन है, रिएक्शन नहीं दिया था इसीलिए, ऐसे नहीं तुम लोगों से दिमाग। और ये बेसिक रिएक्शन है, एनसीईआरटी उठाओ, सब जगह ऐसे तो रिएक्शन लिखी हुई है। हाफ वाली खाली एक जगह मिलेगी, हम वो भी बता दें, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में तुम्हें हाफ वाला केस मिलेगा, वरना मिलता नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो क्वेश्चन, लिखो फॉलोइंग डाटा इज गिवन, फॉलोइंग डाटा इज गिवन। क्वेश्चन लिखवा देती हूँ, अरे यार मैं भूल जाती हूँ। आपका ये डाटा लिखा, लिखिए। इन्होंने दिया है डेल्टा एच नॉट, दूसरा दिया है आपका डेल्टा एस नॉट, लिख लीजिए, और अगला दिया है डेल्टा जी नॉट। मतलब आप समझ गए कौन सी इक्वेशन यूज करना है आपको, कौन सी रिएक्शन यूज करेंगे आप लोग। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इसी से इन्होंने डाटा दे रखा, ध्यान सुनिएगा। पहला दे रखा FeO, FeO का डाटा है, ये दिया है 266.3, लिखिए जल्दी। ये है आपका 57.49, ये है आपका -245.12। अगला दे रखा है डाटा तुम्हारा C, कार्बन का, मतलब ग्रेफाइट फॉर्म, ये आपका 0, ये आपका 5.74, ये आपका 0, ठीक। अगला दे रखा है Fe, सॉलिड स्टेट, ये भी सॉलिड स्टेट में था, 0, 227.28, ये दे रखा है 0। तीसरा CO, और माइनस CO का दे रखा है -197.6,
-137.15। ये आपको क्या दिया है इन्होंने? ये दिया है, फिर इन्होंने एक रिएक्शन दी है। रिएक्शन ये दी है FeO, लिखिए जल्दी से। S प्लस कार्बन, कार्बन यही है ना ग्रेफाइट, एरो बना करके इन्होंने बनाया कार्बन मोनोऑक्साइड और आयरन। बता रहे हैं, पहले लिख लो। पूछ रहा है वो टेम्परेचर जिस पे ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। क्या पूछा है? T, लिख लीजिए। फाइंड द टेम्परेचर, फाइंड द टेम्परेचर एट विच रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। ये सब जेई के क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन नहीं है ये। नीट का बहुत ज्यादा लंबा नहीं होता है, 1-2 लाइन का होता है, नहीं लंबा नहीं होता नीट का क्वेश्चन, इजी होता है। जेई के क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकन होते हैं, और आप जिस दिन इन क्वेश्चंस को आप 30 सेकेंड में करना सीख गए, मैं पक्का बता रही हूँ आप सेलेक्ट हो जाओगे। आपको आता है, आप करोगे अभी, लेकिन आप टाइम लेके करोगे, मुझे पता है। जल्दी करिए, आपके पास 2 मिनट है, पहले कर लीजिए फिर हम बता देते हैं। किसका आंसर है? ऑप्शन दे दें क्या? टेम्परेचर वाला ऑप्शन दे दें? तुम्हारे जो क्वेश्चन थे ऐसे ही तो फंस रहे थे। हमने कहा था अभी आने दो, लास्ट लेक्चर पहुंचने दो थर्मोडायनेमिक्स तक। चलो हो गया, टाइम ओवर। अच्छा 2-4 तो करेंगे, 2-4 बैठे रहेंगे। करो सब लोग, चाहे गलत करो। यहाँ गलत करोगे नेक्स्ट टाइम सही हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए लिखिए, 298 केल्विन। आधे लोग तो पक्का यही देखते हैं, यही मार देंगे क्योंकि सब क्वेश्चन में यही रहता है, 298 केल्विन। दूसरा ऑप्शन 668 केल्विन, 668 केल्विन, 668। तीसरा ऑप्शन 966 केल्विन, 966 केल्विन। और चौथा लिखिए, डेल्टा जी इज पॉजिटिव,
Hence reaction will be non-spontaneous. Hence reaction will be non-spontaneous. चलो अब रहने दो, बहुत ज्यादा तुम लोग टाइम खा गए हो गया बस। अब नीट का टाइम चेक हो गया, ठीक। अब हमने कहा ना चेक हो गया। क्या आया आंसर? आया क्या आंसर? कुछ भी आया, गलत आया, सही आया? हे भगवान, आया आलोक? अरे तुम जो हम बताएंगे वो तुम लोग को आता है, जो हम तुम लोग को बताएंगे तुम लोग को आता है, बस खाली कैलकुलेशन मिस्टेक किए हो। देखो आपको इन्होंने 3 चीजें दी हैं, डेल्टा एच और डेल्टा एस और डेल्टा जी दे रखा है ना, ये 3 चीजें। सही। पूछा क्या है इन्होंने कि जिसपे रिएक्शन क्या हो जाए, स्पॉन्टेनियस, मतलब डेल्टा जी क्या आना चाहिए, नेगेटिव। तो अब पहली बात तो ये ध्यान सुनिए, लास्ट ऑप्शन तो ऐसे कट गया क्योंकि वो नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी ए बी सी में देखना है, ठीक। आ जाइए, जब कभी भी ऐसा केस करना हो तो पहले यहाँ देखिए रिएक्शन। मैंने अभी कहा ना आपसे, मेन दिक्कत होती है रिएक्शन। ये हेस लॉ की ही कहानी है, सही। आप पहले देखो FeO का दिया है, FeO की इंथैल्पी। तो सबसे पहले हम इस पूरी रिएक्शन की निकालेंगे इंथैल्पी चेंज। क्या निकालेंगे? तो ये हो जाएगा हमारा इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। सही। आ जाओ देखते हैं, पहले प्रोडक्ट में कौन बैठा है, Fe। और पहले ये लोग पहुंचे थे, तुम लोग इस स्टेप पे ये करना चालू किए थे, पूरा की थी स्टेप। चलो Fe का कितना दिया इंथैल्पी 0, CO का भी कितना दिया है 155 CO कहाँ गया, नीचे, सबसे नीचे। हाँ ये दिया है ना, माइनस 110.5 माइनस। सही, ये एक ब्रैकेट में कर लो, बात ही खत्म करो। ये क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गए कि नहीं हो गए, बोलिए। अब रिएक्टेंट की बात कर लेते हैं। रिएक्टेंट देखिए क्या क्या है, FeO कितना है माइनस 266.3 और कार्बन 0, तो प्लस 0। 155 सही, यहाँ तक तुम पहुंच गए थे ना। ये हो गया माइनस 110.5, ये हो गया 266.3। ये बताओ किसी ने यहाँ प्लस के साथ मल्टीप्लाई तो नहीं कर दिया है? तो ये आंसर कितना आ गया डेल्टा एच 155.8 किलो, हाँ किलो जूल पर मोल। ये पॉजिटिव आया बेटा, आ गई बात। अब बोलिए भैया, इधर सुनिए, इन्होंने ये डाटा दिया है ना, इस डाटा से आप पूरी रिएक्शन की कहानी करिए। और आपको अभी, तुम थे कि नहीं थे यार डेल्टा जी वाले में? अभी तो थे, स्टार्टिंग में याद पढ़ाया है हमने यार, ये कहानी नहीं पढ़ाई, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अभी हमने क्या निकाला, डेल्टा जी निकाला, और अब क्या निकालें, डेल्टा एस। तो डेल्टा एस का भी फॉर्मूला SP माइनस SR। सही। चलो आओ चेक करते हैं, दिया है वहां पे। पहले देखिए प्रोडक्ट पे आ जाइए, प्रोडक्ट पे Fe है, Fe का कितना दिया है 27.28। CO का कितना दिया है, CO का प्लस 197.6, एक ब्रैकेट बंद, माइनस रिएक्टेंट देख लीजिए, रिएक्टेंट कौन कौन है आपका, FeO और कार्बन। FeO का कितना दिया है 57.49 प्लस, आ जाइए, और क्या है कार्बन का कितना दिया है 5.74। चेक किया, बस प्लस करिए, सब प्लस करिए जल्दी से, प्लस करके आंसर बताइए, सबका एक आंसर आना चाहिए, इसको फटाक से प्लस करिए। आया था तुम्हारा आलोक, बताओ कितना है, जल्दी ऐड करो। 27.28 और 197.6 ऐड करना है आपको, जल्दी करिए।
ठीक 124 आया। और दूसरा वाला ऐड करो, दूसरा पोर्शन, इसको भी ऐड करिए 57.49 और 5, जल्दी ऐड करिए। जब इन दोनों को ऐड कर कितना आया, अब माइनस करो, चलो माइनस करो, इसमें से इन दोनों को ऐड करिए, इन दोनों को ऐड करिए, फिर माइनस करिए। कितना आया, 71 तो नहीं आ रहा है, फिर या तो इन्होंने गलत किया या तो तुमने गलत किया। एक 197 ही जोड़े थे ना तुम, 71 नहीं आ रहा है, 161.6 सबका 71 आ रहा है। हम जोड़े, अगर हमारा आ गया तो बहुत तेज गुस्सा आएगी। इन दोनों को जोड़िए जरा, लाइए हम ही जोड़ देते हैं। हाँ रुक जाइए, हम पूरा आप जोड़ ही ले रहे हैं। 171 की 161, आओ चेक करो। वो आ ही रहा है, तभी तो हम भी कह रहे हैं कि कहाँ से गलत हो सकती है किताब। तुम लोग को गलत मानेंगे, हम किताब को नहीं मानेंगे जब तक खुद चेक नहीं करेंगे तब तक। कितना आया, यही सब किए हो तुम लोग। यहाँ से डेल्टा एस चेक करिए, कितना आया 161, बोलो कितना आया लोग, 68 किलो जूल पर मोल पर केल्विन, केल्विन डेल्टा एस है ना। बहुत अच्छे हो तुम लोग, तभी तो तुम लोग का आंसर। अब चलो डेल्टा जी निकालो, आलोक जल्दी से डेल्टा जी निकालो, वही जीपी माइनस जीआर, जल्दी से निकालो, सही से निकालो पहले, हमें भरोसा नहीं हो रहा है अब तुम लोगों पर, अब तुम लोगों को कोई भरोसा नहीं। चलो कभी कभी लगता है कि बोर्ड या तो काम नहीं करता, लग रहा है इधर इधर ध्यान से सुनिए। डेल्टा एच क्या आ गया आपका, हम एक एक चीज निकाल के रखे डाटा, अगला क्या आ गया, डेल्टा एस भी आ गया, आ गया। अब बारी है डेल्टा जी की, तो डेल्टा जी जीपी माइनस जीआर, सही। चलो फिर चेक करो जीपी कितना है, जीपी चेक करो। प्रोडक्ट कौन कौन है आपका, आयरन और सीओ। आयरन का जो कितना दिया है 0 और सीओ का कितना दिया है माइनस, सॉरी सीओ का कितना दिया है -137.15 और फिर माइनस ये हो गया तुम्हारा प्रोडक्ट। रिएक्टेंट की बात करें तो रिएक्टेंट में कौन, दो, ये तो 0 ही दिया है, ये कितना दिया है -245, कितना है आंसर -1371.5 और ये जगह माइनस माइनस प्लस, कितना आ गया 245.12। चेक करिए आंसर, बताइए कितना है, कितना आया, सही किए हो, हमको भरोसा नहीं हो रहा, चेक कर लो, कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत बड़ी किया तुम लोगों ने। अच्छा इतना क्लियर। चलो अब दो चीज सुनना ध्यान से, ये भी सीख रहे थे ना, जब आप करोगे तो थोड़ा जल्दी होगा। ये कैसा आ गया, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग, मतलब इस डाटा के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है भाई, सीधी सी बात है ना। डेल्टा जी कैसा आ गया, और तुम लोग तभी उसने डी ऑप्शन दिया था कि तुम गलत करो। उसने पूछा है कि आपको स्पॉन्टेनियस कराना है, क्या कराना है, स्पॉन्टेनियस आपको कराना है, वो टेम्परेचर क्या होगा। तो आप एक काम करिए, आपको डेल्टा एच पता है, ठीक है, और डेल्टा एस पता है, आप उन तीनों में से टेम्परेचर रख के देखिए। सुनो पहले ध्यान से, दिमाग वाली बात थी, फिर वही सेम कहानी। पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया, कोई रिजल्ट नहीं निकला। रिजल्ट इसलिए नहीं निकला क्योंकि आप जब रिएक्शन या कंटेंट के अकॉर्डिंग देखिए तो डेल्टा एच क्या दिया है, पॉजिटिव। ये रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं पहले से मान लेते, और जो थोड़ा बहुत उल्टा सीधा दिमाग रखता है वो फटाक से मार देता डी ऑप्शन, क्योंकि पूरा कैलकुलेट करने पे डी कैसा आ रहा है, पॉजिटिव ही तो आ रहा है। डी ऑप्शन पढ़ो, डी ऑप्शन यही था कि डेल्टा जी पॉजिटिव है, इसलिए रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, था ना। लेकिन सुनो ध्यान से, उस क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन पढ़ो, कि रिएक्शन क्या हो,
कुल मिला के हमें वो टेम्परेचर बता दो जिस पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो। उसने ये नहीं पूछा है कि ये रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है। अगर वो इतना डाटा देता और तुमसे ऐसे पूछता कि ये रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है, तो तुम क्या बोलती? नो। क्यों? डेल्टा जी क्या आया? बस बात खत्म। उसने पूछा है हमें वो टेम्परेचर बता दो जिस पे रिएक्शन क्या हो जाए? फिजिबल हो जाए। तो अब अपने अकॉर्डिंग आप सोचिए यहाँ पे किस केस में डेल्टा जो है आपका वो क्या आएगा? नेगेटिव। 3 ऑप्शन दिए थे, पहला ऑप्शन लिखिए, ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। एलिमिनेशन 298। हाँ दे तो रहे हैं, टेम्परेचर का ऑप्शन लिखिए। पहला 298, दूसरा 668 और तीसरा 966। अब आप एक काम करिए, इधर डेल्टा जी फॉर्मूला डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब आप टी रखते जाइए। क्या रखते जाइए? आप टी रखिए तीनों इक्वेशन और चेक करिए डेल्टा एच कितना है बेटा? डेल्टा एच कितना आया था? 155.8 माइनस, सही। टी कितना? टी पहला ऑप्शन रखो 298 और ये कितना है? 161.68। अच्छा ये किलो जूल में है बेटा, तो 10 की पावर 3 और ये भी 10 की पावर 3, सही। तो आपको क्या करना है ऐसे केस में? वैसे इन्होंने ऑलमोस्ट तीनों दे रखा है, तीनों केस में पॉसिबल है। वो ऑप्शन नहीं होता, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। कुल मिला के इधर सुनिए, यहाँ पे कोई ऑप्शन बहुत क्लियर सेटिस्फाइड नहीं था, ना कोई क्वेश्चन। इन्होंने एक डाटा दिया, उस डाटा से आपको सीधे सीधे पूछ लिया कि अगर आपको बताना है वो टेम्परेचर जिस पे रिएक्शन क्या हो? फिजिबल। और रिएक्शन फिजिबल का मतलब डेल्टा जी नेगेटिव। डेल्टा जी क्या करना है? जो आपने यहां से कैलकुलेट किया है डाटा, क्या किया है? जो आपने यहां से डाटा कैलकुलेट किया है उस डाटा को आप यहां क्या कर दीजिए? रख दीजिए। इधर सुनिए, अगर डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है तो वो सारी रिएक्शंस, वो सारे टेम्परेचर क्या होंगे? पॉसिबल होंगे। और जिस पे डेल्टा जी क्या आ रहा है? पॉजिटिव, वो पॉसिबल नहीं होगा। अगली बात, अगर ये कहानी ना पूछता, वो डायरेक्ट पूछता कि स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, तो आप सीधे आंसर क्या लिखते कि ये स्पॉन्टेनियस नहीं है, क्योंकि इस डाटा के अकॉर्डिंग आंसर क्या आ रहा है? पॉजिटिव डेल्टा जी। तो ये 2-3 टाइप के ऐसे क्वेश्चन देके आपको बेवकूफ बनाएगा। ठीक, एक क्वेश्चन मिलता और कर देना चाहिए। तीनों ऑप्शन है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे बोल दिया। नीट में नहीं देगा, नीट तुम्हें डिसाइड कर रहे हो। फिर वही सेम बात, तुम डिसाइड नहीं करोगे, तुम्हारे सिलेबस में है, तुम डिसाइड नहीं करोगे। लिखो नोट। नोट, अगर इतना ही तुम लोग आइडिया लगा लेते तो क्या होता, सोचो। हाँ, ये जो डेल्टा एच पॉजिटिव बात है, मेरा भी आता तब मैं सोच रहा था कि कुछ गड़बड़ है। तुमने 161 गलत किया था, 4 बार बताए हो 161। लिखो। अरे मैम ये 161 डेल्टा एच में बाद में निकाला था। इधर एक पॉइंट लिखो नोट में, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, आप समझ गए ना? ये क्या होगा? एसिड और बेस को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर, और ये रिएक्शन क्या होगी? न्यूट्रलाइजेशन। नीचे लिखो सॉल्ट, एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस, एरो बनाइए, लिखिए सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट एंड वाटर, ठीक। ये रिएक्शन क्या कहलाती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लिखिए केस 1, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। सीधा डाटा लिखिए, लिखिए -13.7 किलो कैलोरी, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, -13.7 किलो कैलोरी पर मोल। ये एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है। देखो हेडिंग वही पड़ी है नोट में, कितना है? -13.7 किलो कैलोरी पर मोल। और
माइनस 57.1 किलो जूल पर मोल, माइनस 57.1 किलो जूल पर मोल। सुन लो ध्यान से, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। देखो केमिस्ट्री की एक बहुत बड़ी दिक्कत है, जैसे फिजिक्स में हमको पता है कि हम रेफ्रिजरेटर पढ़ रहे हैं तो हम रेफ्रिजरेटर में पढ़ रहे होते हैं, केमिस्ट्री में हम कभी एक टॉपिक नहीं पढ़ रहे होते हैं। अब तुम पढ़ रहे हो थर्मोडायनेमिक्स, एंथैल्पी तुम्हारे सीधा दिमाग में घुसी, एंट्रोपी घुसी, डेल्टा जी। अब मुद्दा फंस गया स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। क्या 4 ऑप्शन बनाएगा, तुमको वही नहीं आता है तब क्या कर लोगे बताओ? कहते तो वो हम लोग पढ़ेंगे ना, इक्विलिब्रियम में है। नहीं नहीं, पढ़ना है, जितना बेसिक पढ़ोगे उतना फायदा मिलेगा। इक्विलिब्रियम में आपके टाइप ऑफ एसिड है ना, चलो बताओ सिट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग है कि बेस, मतलब वीक? पक्का? कैसे? ऑर्गेनिक एसिड है, कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड कैसे होते हैं? वीक होते हैं ना। चलो बहुत अच्छे हो तुम लोग, इसे ना आता है। HCl स्ट्रॉन्ग है कि वीक? H2SO4, HNO3। अब वो आधे लोग सोच रहे हैं हम बोलेंगे ही नहीं। HNO3, H2CO3, अब देखो देखो अभी मैं पता है कहाँ कहाँ फंसोगे तुम लोग। H2CO3 वीक? कौन कौन हाथ उठाओ वीक, हाँ उठाओ, एकदम कॉन्फिडेंस उठाओ वीक वाले। सही बात है, बैठ जाओ, मतलब हाथ नीचे कर लो। जितने भी आपके मिनरल एसिड होते हैं वो सब स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन क्या है? H2CO3 और एक होता है बोरिक एसिड। बोरिक एसिड का फॉर्मूला बताओ। OH करके, हाँ ये भी नीट का क्वेश्चन है। वो एक बार ऐसा ऑप्शन बनाया था, इसमें से बताओ, ऐसा क्वेश्चन बनाया, इसमें से ऐसा कौन है जो एसिड है कि बेस है, ऐसा कुछ दिया था, बेस पूछा था शायद, और उसने ऐसे लिख दिया OH थ्राइस। अब जानते हो दिक्कत क्या है? ये लिखा जाता है H3BO3, मान लो ऐसे लिखा, ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक। उसने ऑप्शन में हमको लगता है 13, 14, 15, 16 लेटेस्ट इसी के बाद इसी साल उसने पूछा था कि कौन सा बेस है, और सबने फटाक से आंसर मार दिया, क्योंकि दिख क्या रहा था, और ये होता है एसिड, बोरिक एसिड। वो ऑप्थेल्मोलॉजी समझते हो, आंखें आंखें दिखाने जाते हो, डॉक्टर क्या देता है? ड्रॉप, उसमें ये थोड़ा थोड़ा रहता है, जिनकी ड्राई आईज होती हैं, मतलब बोरिक एसिड अच्छा होता है आंखों के लिए। अब ये ना है कि कल बोरिक एसिड आंखों भर के आ जाना, फिर फूट फाट जाना, फिर कहना ना बहुत बढ़िया होता है। ये सब काम नहीं करना, कंपोजिशन होती है, वो सब लैब में तैयार किया जाता है, ठीक। तो थर्मोडायनेमिक्स आपका ऑलमोस्ट एंड है, मुझे लगता है 1, 2, हाँ और बताओ क्या हो। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, वही सेम रिएक्शन देख के बैठ जाओ, क्वेश्चन करा देते हैं। लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। देखिए दिया भी है कि नहीं क्वेश्चन, नहीं क्वेश्चन होगा इसमें, मतलब क्वेश्चन है कि नहीं, ये चीज मैं लाई हूँ। अच्छा एक चीज और, एक सेकेंड रुके ना, स्ट्रॉन्ग के अलावा अगर तुमसे कहे कि इसके अलावा कुछ भी हो, खाली कंडीशन क्या लिखाई है मैंने? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। इसके अलावा मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, या वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस, सबके लिए एनर्जी हमेशा एंथैल्पी थोड़ा कम आएगी, इससे थोड़ा कम आएगी। लिख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है, लिखिए फटाक से। फॉर एनी अदर एसिड एंड बेसिस, for any other acid and bases, enthalpy is less than above data, less than above data। चलो लिखो, तुम्हारा क्वेश्चन मिल ही गया है मिल गया, लिखो। यूजिंग द बॉन्ड, अब देखो ये भी क्वेश्चन है, अच्छा है, ये आपको फिर डाटा दिया, डाटा वाला क्वेश्चन आपको फंसाता है बहुत तगड़ा। दिया हुआ है इन्होंने, एक रिएक्शन दी है C2H4, लिखिए फटाक फटाक मेरे साथ। अब कहना क्या चाहते हो, क्यों भाई
इजी इजी तो हो जाता, कठिन ही कराना है ना। ये कितना सही डायलॉग, मैम कठिन कठिन करा रही, वाह। इससे इजी क्या होगा बताओ? इथीन से इथेन बन रहा है, अब इससे इजी कुछ है? अभी मैं जो पिछला वाला क्वेश्चन सही था। सही, अच्छा अब ये डिसाइड करेंगे कि क्वेश्चन सही नहीं था। लो यही डिमेरिट है, यही तुम्हारी गलती है बस। क्वेश्चन सारे सही हैं, आप एक्सेप्ट करिए कि आपसे क्या हो जाते हैं, आप करना सीखिए उनको। ये आप डिसाइड नहीं करेंगे कि क्वेश्चन तुम सुन नहीं रहे थे, मैंने बाद में चारों ऑप्शन दे दिया था, याद करो। उस क्वेश्चन में मैंने चारों ऑप्शन तुम नहीं, अभी मत दीजिए, अभी मत दीजिए, सब नोट कर लिए, तुम नहीं नोट कर रहे थे। आलोक डॉक्टर बनोगे तुम, ठीक है? गलती थोड़ा नोटिस करो अपनी, एलिमिनेट करो गलतियों को। देखो इन्होंने दिया है सी से सी की बॉन्ड एंथैल्पी 336, डाटा लिख रहे हैं हम केवल। सी डबल बॉन्ड सी 606 और सी से एच 410 और एच से एच, ये मतलब बॉन्ड एंथैल्पी तोड़ने में जो एनर्जी लगती है या बनाने में। बॉन्ड एंथैल्पी दो टाइप की होती है, फॉर्मेशन और ब्रेक डाउन, मतलब ब्रेक करने में या बना एक मोल बनाने के लिए। हाँ देखो ऐसे केस के लिए अगर आपसे पूछे एंथैल्पी चेंज, तो आपको लिखना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माइनस एंथैल्पी ऑफ ब्रेकडाउन। ठीक, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और एंथैल्पी ऑफ ब्रेकडाउन। पहले रुक जाओ, आलोक तुम कर रहे हो ना, पहले तो सुन लेना मेरी बात, टाइम नहीं है अभी, सर आ जाएंगे वो बायो वाले, 5 ही मिनट बचा मुझे लगता है, और हमको इसे खत्म कराना है। इधर देखो, आता है तो अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। इधर सुनो, आपको पहले देखना है फॉर्मेशन और ब्रेकडाउन बन क्या रहा है, C2H6। इसका स्ट्रक्चर, अब ऐसे क्वेश्चन में स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट देखो, क्योंकि भाई ये दिया ना, तो जरा इस स्ट्रक्चर को लिखते हैं। C डबल बॉन्ड C, H इधर, H इधर भी H और इधर भी H, सही। फिर प्लस H और H, H2 के क्या लिखेंगे, H और H, सही। अगला एरो बनाइए, क्या लिखेंगे हम, C सिंगल बॉन्ड C, कितने, H H H H H और H, सही। बोलो भाई, डाटा क्या क्या दिया है देखो, डाटा के अकॉर्डिंग देखो। पहला दिया है C सिंगल बॉन्ड सिंगल, ये दिया है, कलर चेंज कर रहे हैं हम, हर एक के लिए अलग अलग कलर करेंगे। C सिंगल बॉन्ड कितना दिख रहा है, एक दिख रहा है। उधर देखो सिंगल बॉन्ड कितना दिया है, 336, तो इसके लिए जो डाटा है वो कितना आएगा, 336, सही। अगला फिर पेन चेंज कर रहे हैं, समझ आ जाए तो ठीक। इधर देखो CH, इधर भी CH, इधर भी CH, इधर भी CH, यहाँ भी CH और यहाँ भी CH, कितने CH हैं, तो 6 इंटू CH के लिए कितना दिया डाटा, कितना आसान क्वेश्चन बताओ, सही। प्रोडक्ट का निकल आया, फॉर्मेशन तो यही हो रहा है ना, मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा, ये आ गया आपका 2460 प्लस 336, कितना आया 6 9। मतलब एक बात क्लियर देखा जाए तो, या HP फॉर प्रोडक्ट, हम प्रोडक्ट ही मान लेते हैं या फॉर्मेशन मान लेते हैं, कितना आया बेटा 2796, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था। मैंने कहा था प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, दैट्स इट। क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस, आलोक तुम समझ रहे हो फॉर्मेशन, इनको प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही समझ रहे हो। ये प्रोडक्ट है ना, यही तो बना है प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट की एंथैल्पी आ गई। अब बारी किसकी है,
रिएक्टेंट की। चलो फिर से बात करते हैं। तो देखो C डबल बॉन्ड कितना है, एक अकेला है ना, और इसकी एनर्जी कितनी दी है 606। सही। फिर आ जाइए, हम चेंज कर रहे हैं सब दिखा के नहीं, क्योंकि आपको जरूरत है यही देखने के लिए कितने बॉन्ड है ये। तो फिर वही CH ही तो है, तो 4 इंटू क्या हो जाएगा 410, मल्टीप्लाई करिए, आ गया ये। हाँ बस 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 2 मिनट में छोड़ रहे हैं, हमें पता था अभी। अगला H2 दिया है ना, एक ही मोल है, एक ही HH है, कितना है H का एनर्जी 431। भाई आप रिएक्टेंट का निकल जाए, ऐड करो टोटल 1 कितना आया 6 7 2000, सबका सेम आया है 600, अच्छा 77। हाँ इतना आया। बोलिए फिर से सुन लो ध्यान से, प्रोडक्ट का क्या आ गया, ये आ गया, रिएक्टेंट का क्या आ गया 2677 आ गया कि नहीं आया। चलिए बताइए, तो डेल्टा H कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट माइनस कितना है 2796 माइनस क्या 2677, कितना आया बताओ। क्या लोग, कितना तो इजी था। हमने कहा ना वो बस खाली प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को ध्यान, और तुम पहले देखते ही क्वेश्चन है मैम आप टफ टफ देती हैं। बेटा यही तुम्हारी, अभी सोचो बिना प्रेशर के तुम बैठे हो, तभी हाल है जोड़ने घटाने में, और जब तुम 3 घंटे 180 मिनट 180 क्वेश्चन लेके बैठोगे तो आधा प्लस जो होता है वो माइनस होता है, आधा माइनस प्लस होता है, यही करोगे। स्टिल आपका ये चैप्टर क्या है खत्म है। एक पॉइंट जल्दी से जाते जाते नोट कर लीजिए, लिखिए गामा, गामा लिख लीजिए, बस हम चले जाएं।